Welcome students to my online classes. Today's topic is agrarian taxation in the Delhi Sultanate. This topic is the part of MA syllabi and its paper name is Agrarian Economy in Medieval India. आज के टॉपिक में हम दिल्ली सुल्तानों के द्वारा एग्रीरियन टैक्सेशन में जो कंट्रीब्यूशन किया गया जहाँ जो चेंजेस किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है ज़्यादातर भारत के मध्यकाल में उत्तरी हिस्से में ही उसका रूल रहा है और सल्तनत पीरियड के द्वारा जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को हर एक किंग के द्वारा बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। और हम ये चीज़ जानते हैं, प्राचीन काल के इतिहास में भी हमने पढ़ा है कि इकोनॉमी ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो मिडिवल पीरियड में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और दिल्ली सल्तनत का ज़्यादातर राज भारत के उत्तरी हिस्से पे रहा है, तो उत्तरी हिस्से से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में बहुत ज़्यादा फर्क है एज टुडे वी ऑब्जर्व्ड। जैसे कि उत्तरी हिस्से की ज़मीन जो है भूमि बहुत फर्टाइल है और दक्षिणी हिस्से की भूमि उतनी फर्टाइल नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू चीफ सोर्स है इनकम का और इस समय कोई फिक्स शेयर नहीं है कि जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1/4 बोल दिया है तो फिरोज शाह तुगलक भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक टैक्स लगा दिया है तो उसको आगे इल्तुतमिश भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा सच नहीं है। जैसे जैसे सुल्तान चेंज हुए अपनी पोजीशन और स्थिति के हिसाब से उन्होंने लैंड रेवेन्यू को चेंज किया। तो हम ये मानेंगे कि ज़्यादातर टैक्स जो है 1/10 से लेके 1/2 तक लगाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खलजी ने 50% जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है एज ए स्टेट शेयर के रूप में ली थी। कहने का मतलब ये है कि किसान ने अपनी जो प्रोडक्शन हुई है उसकी 50% उसने अलाउद्दीन खलजी को यानी कि राजे के पास जमा करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस समय बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लैंड टैक्स होते थे, जैसे कि अशर लैंड और खराज लैंड। अशर को अशरी लैंड भी बोल देते हैं। अशरी लैंड जो है वो ज़मीन होती थी, ज़्यादातर ये मुसलमानों के पास होती थी। मुसलमान किसान इसके ऊपर कृषि करते थे और वो 1/10 टोटल प्रोडक्शन का टैक्स जो है वो राजा के पास जमा करवाते थे। सेकेंड लैंड खराज लैंड आ जाता है। खराज लैंड जो है ये कहते हैं कि हिंदुओं के पास जो भूमि होती, हिंदू किसानों के पास जो भूमि होती थी उसको खराज लैंड कहते थे और यहाँ पर 1/10 से लेके 1/2 तक का लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। अगर इसको हम मोटा मोटा समझें तो कहा जा सकता है कि अशरी लैंड से लैंड रेवेन्यू कम लिया जाता था और खराज लैंड से लैंड रेवेन्यू ज़्यादा दिया जाता था। अब जिन सुल्तानों ने बेसिकली लैंड टैक्सेशन में कंट्रीब्यूशन किया तो उसमें अलाउद्दीन खलजी का नाम सबसे पहले आता है। तो अलाउद्दीन खलजी ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई उसने चेंजेस क्यों किए। तो अलाउद्दीन खलजी जो है वो भारत को जीतना चाहता था। इवन ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। तो उसके लिए उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी और खलजी डायनेस्टी उसके चाचा जलालुद्दीन खलजी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी और जब उसने राज्य संभाला खजाना खाली था। तो वर्ल्ड को जीतने के लिए, भारत पूरे को जीतने के लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत है। आर्मी के लिए बहुत सारी सैलरीज मीन्स खजाना जो उसके पास नहीं था। तो एक काजी ने उसको एडवाइस किया इट्स बेटर कि आप वर्ल्ड को जीतने के बजाय आप भारत के उत्तर और दक्षिण के हिस्से को जीतो। उसने अलाउद्दीन खलजी को ये एडवाइस किया कि प्राचीन काल में एक ही शासक था समुद्रगुप्त जिसने भारत के उत्तर और दक्षिण के हिस्से को जीता था। तो आप मुसलमानों में वो शासक बन जाओगे जिसने भारत के उत्तर और दक्षिण में राज्य किया था। तो इस चीज़ को समझते हुए अलाउद्दीन खलजी ने अब नेक्स्ट वर्क क्या किया कि अब मुझे खजाना भरना है, बड़ी आर्मी बनानी है। खजाना भरने का एक ही सोर्स है उस समय, वो है लैंड रेवेन्यू। तो अब उसने लैंड रेवेन्यू 1/2 कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब अगर कि किसान के पास 10 बोरियां अनाज का उत्पादन होता है तो 5 बोरियां वो अलाउद्दीन खलजी को देगा और 5 वो अपने पास रखेगा।
तो इस तरह करके उसने जो है अपने राज्य में एक तो सेना बड़ी स्थापित करने की जो उसकी होड़ थी उसको पूरा करने में सहायक सिद्ध हुआ, और दूसरा जो है मंगोल जो कि मध्य एशिया में एक लड़ाकू जाति थी जो भारत पर बार बार हमला करते थे, लूटपाट करते थे और बहुत नुकसान करते थे, उसका सामना करने में भी उसके लिए सहायक सिद्ध हुई। अब नेक्स्ट उसने जो है सारी लैंड्स जो है उसने उसके ऊपर जो है उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने जगीरें वापस ले ली, उसको सबको उसने खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर लिया। खालिसा लैंड मीन्स वो लैंड जो राजा की अपनी है, ठीक है। वहाँ से उसने जो है लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बर्नी इसके बारे में कहते हैं कि हिंदूज जिनकी एग्रीकल्चर के ऊपर मोनोपोली थी वर ग्रेटली इम्पोवरिश्ड सो मच सो दैट देयर वाज नो साइन ऑफ गोल्ड or silver left in their houses, and the wives of the muqaddams used to seek jobs in the houses of the Muslimans, work there and receive wages। कहते कि इस समय अलाउद्दीन खलजी ने लैंड रेवेन्यू में तो रिफॉर्म्स किए, जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो अधिकारी भी बहुत रिश्वतखोर हो चुके थे, जिसमें मुकद्दम की उसने बात की है तो उसके मुकद्दम के ऊपर उसने बहुत सारे कंट्रोल कर दिए। जैसे कि अलाउद्दीन खलजी से पहले जब मुकद्दम लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने जाते थे तो किसानों से एक हिस्सा जो है उनकी जेब में जाता था, उसने वो भी उनको लेने से मना कर दिया। इसके अलावा सैलरीज कम कर दी। कहते कि जो मुकद्दम अलाउद्दीन खलजी के टाइम से पहले बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे, अब उनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, इतनी बुरी कि उनकी औरतों को, घर की स्त्रियों को बाहर जाकर दूसरे घरों में जाकर काम करने के पर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब उसके बाद जो है ये ड्रास्टिक चेंज आया जब अलाउद्दीन खलजी ने इतना लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद उसने पटवारीज को भी ही ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द पटवारीज प्रॉपरली असेस्ड एंड रेवेन्यू एंड डिड नॉट शो फेवर टू एनीवन, ठीक है। सो इसमें एक कोटेशन हमने डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी की ली है कि अलाउद्दीन खलजी पहले मुसलमान रूलर हैं जिन्होंने पटवारीज तक भी अपना कंट्रोल रखा, और उनसे भी मतलब उन्होंने अलाउद्दीन खलजी ने अपना सारा जो ढांचा है उसको अपने कंट्रोल में ले आए। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता मध्यकाल के इतिहास में कि वो एक पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राशनिंग सिस्टम शुरू किया, जिन्होंने प्राइसेस के आधार पर उस समय अपनी बड़ी आर्मी बनाई, अपना खजाना कंट्रोल में किया। सो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलाउद्दीन खलजी के बाद कुछ सक्सेसर्स ने उसको फॉलो किया, बट रादर देन काफ़ी देर ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं चल पाया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट डायनेस्टी उसके बाद आती है गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी से हैं, उनके द्वारा एग्रीरियन टैक्सेशन क्या की है। तो गयासुद्दीन तुगलक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की जब शुरुआत की तो उनकी एज 70+ थी, तो वो अलाउद्दीन खलजी के इतने स्ट्रिक्ट जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको लागू नहीं कर सकते थे। क्यों? एक तो एक एज उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, दूसरा उन्होंने एक नई डायनेस्टी शुरू की थी, तो वो अपने डायनेस्टी में अमीरों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके साथ कोई बहुत अच्छा रिलेशन कायम करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। तो उन्होंने 50% जो है लैंड शेयर कुछ उनको लगा कि दिस इज़ वेरी हार्श और इनकन्वीनियंस फॉर द पीजेंट्स, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू 1/10 टोटल प्रोडक्शन का लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो बैरन लैंड है, बंजर लैंड है, उसको उपजाऊ बनाने के ऊपर भी जोर दिया। he disallowed the system of farming. According to Professor S.R. Sharma, we do not come across such tender consideration for the country until the days of Sher Shah Suri 2 centuries later. तो हम ये कहेंगे कि अलाउद्दीन खलजी के बाद नेक्स्ट रिफॉर्मर शेर शाह सूरी आते हैं जो कि मुगल डायनेस्टी में हैं, तो तब तक लैंड रेवेन्यू में कोई ज़्यादा रिफॉर्म्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक। he was one of the intelligent king of his dynasty, but कहते हैं कि वो एक एजुकेटेड फूल थे। एजुकेटेड फूल का कहने का मतलब ये है कि उनको बहुत नॉलेज थी, बट उस नॉलेज को प्रैक्टिकली फॉलो कैसे करना है, लागू कैसे करना है, उसके बारे में वो नहीं जानते थे।
तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम ये बोलेंगे कि उन्होंने यूनिफॉर्म लैंड टैक्स, हर जगह पर एक जैसा लैंड टैक्स जो है फॉलो करने की कोशिश की। उन्होंने दुआब में टैक्स बढ़ाया। उनकी थोड़ी सी जो योजनाएं थी वो प्रॉपरली फॉलो नहीं की गई। जैसे उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से चेंज करके भारत के साउथ में देवगिरी में ले गए। देवगिरी के ले जाने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली लेके आए। इस सब में मुश्किल की बात ये थी कि उन्होंने आम लोगों को भी बोला कि आप पहले तो भाई दिल्ली से देवगिरी जाओगे, फिर देवगिरी से दिल्ली जाओगे। तो इस दौरान बहुत सारा खजाना का खर्चा हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने दोआब के एरिया में टैक्स बढ़ा दिया। तो दोआब का एरिया वो होता है जो दो दरियाओं के बीच में होता है, वेरी फर्टाइल लैंड। जब उन्होंने ये चीज़ लागू की तो नेचर ने उनका साथ नहीं दिया। क्या हुआ? अकाल पड़ गया। तो किसानों से ज़बरदस्ती सरकारी अधिकारियों ने जब टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया तो ये किसान जंगल में भाग गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और नतीजे के तौर पर उन्होंने किसानों को वापस बुलाया और लैंड टैक्स को वापस लिया। इनके टाइम का सबसे बढ़िया जो काम है, एक इन्होंने जो है डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जिसको दीवाने कोही कहते हैं। दीवाने कोही के द्वारा जो है एग्रीकल्चर जो बैरन लैंड है उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश की गई, पर यह भी इनका फार्मूला ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों का लिखा हुआ है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फ्रिश्ता the tax was increased 3 or 4 times. Burney holds that it was raised 10 or more than 10 times. The view of Burney certainly seems be rather exaggerated. The people could not have afforded such heavy taxes. Burney has severely criticized the tax increase in Doab and observed it operated to the ruin of the country and the decay of the people. The backs of the right were broken. Those who were rich became rebels. The land were ruined and cultivation was arrested. Grains became dear, the rains were deficient, so famine became general and widespread. It lasted for years and thousand upon thousand of people perished. कहने का भाव ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के इस लैंड रेवेन्यू के रिफॉर्म जो उसने बढ़ाया था उसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ था और नतीजे के तौर पर हम उसे अकाल पड़ने पर ये डिसीज़न को वापस लेना पड़ा। देन आता है फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नेक्स्ट उत्तराधिकारी थे। इनके द्वारा जो है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यकाल बहुत क्योस का था और बहुत लोग सफ़र हुए थे अकाल से, उसकी योजनाओं से, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने हील करने की कोशिश की। तो उसने जो है एक तो लैंड रेवेन्यू जो है वो कम कर दिया। इसके अलावा किसानों की हेल्प के लिए उसने तकावी लोन्स शुरू किए जिसके द्वारा जो है वो लोग इरिगेशन में सहायक हो सके और वो अपनी कृषि का काम आसानी से कर सकें। देन उसके अलावा जो है उसने 4 कैनाल्स जो है वो तैयार करवाई जिसके द्वारा सिंचाई का काम आसानी से हो सके। इसके अलावा जो है उसने अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया ताकि वो किसानों को एक्सप्लॉइट ना करें। फिरोज शाह तुगलक ने इसके अलावा वैरायटी ऑफ टैक्सेस को हटा दिया। उसने कुरान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कुरान उसने 4 टैक्सेस लगाए: खराज, ज़कात, खमस, जजिया। खराज क्या है? पहले मैंने बताया लैंड टैक्स, ठीक है। पहले मैंने बताया था इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द हिंदू पेजेंट्स, बट यहाँ पर खराज का मतलब ओनली लैंड टैक्स है, तो लैंड टैक्स हो गया। देन खमस, जब राजा लूटपाट के लिए जाता है तो खमस से जो लूटपाट से जो सामान प्राप्त होता है, कुछ किंग्स जो हैं वो 1/5 शेयर जो है वो अपने सोल्जर्स को देते हैं, बाकी अपने पास रख लेते हैं, उसको बोलते हैं खमस। देन उसके बाद थर्ड वन इज जजिया। जजिया हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगता था। रीज़न वाई? क्योंकि मुसलमान शासकों का मानना था कि मुस्लिम सेना आपकी रक्षा कर रही है, इसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज जजिया। फोर्थ वन इज ज़कात। ये मुसलमान देते थे और ये मुसलमान अपने धर्म को फ्लोरिश करने के लिए, विधवाओं की हेल्प के लिए इस धन का उपयोग किया जाता था। देन उसके बाद आता है हमारे पास, उसने टैक्स 1/4
जो है टोटल प्रोडक्शन का लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने लैंड रेवेन्यू लगाया था और इवन उलेमा ने भी उसको अप्रूवल दी थी। देन आफ्टर फिरोज शाह तुगलक जो है एग्रेरियन टैक्स जो है उसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। इब्राहिम लोदी के द्वारा भी ज़्यादा सुधार नहीं किए गए और इसके दौरान जो है लास्टली बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली बैटल में हराया और भारत में मुगल राज्यवंश की शुरुआत हो गई थी और नतीजे के तौर पर जो है नेक्स्ट डायनेस्टी के द्वारा लैंड टैक्सेशन का काम शुरू किया गया था। आई होप आपको ये सारा लैंड टैक्सेशन का समझ आया होगा एंड आप इसको अच्छे से सुनेंगे और रिवाइज करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।